आ गया था और फरवरी के अंत में तो ये भी स्थिति आई थी कि हम दहाई में आ गए थे। कोरोना के जो केसेस थे वह दहाई में आ गए थे और यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही ट्रेंड रहेगा तो हम लोग 15 मार्च के आसपास हम लोग ये मानते थे कि इसको हम इकाई में लाने में सफल होंगे। अधिकतर जनपद ऐसे थे जहां 000 मामले आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। ये तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए, वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। कहीं ना कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। खासतौर पर सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, 100% टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई। अन्य राज्यों से आने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की जांच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने, फोकस टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को 60 से 70% तक बढ़ाने और शेष एंटीजन टेस्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हम 0 से 2 लाख से ऊपर टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। आज के दिन पे कमी किसी चीज की नहीं, केवल आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ। एक खासतौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी, जिसमें 10 वर्ष से कम के बच्चे, 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक और किसी बीमारी से ग्रसित कोई भी नागरिक हो या गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है कि घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर वे लोग न निकलें, क्योंकि कुछ हद तक देखा जा रहा है कि जो संक्रमण है यह एयरबॉर्न हो चुका है, यानी हवा में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं कुछ हद तक। इसलिए सतर्कता और भी आवश्यक है, और उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें उन लोगों को विशेष सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तो इसके बारे में अगर अपील हर एक स्तर पर होती है, सर्वदलीय बैठक की अपील तो जाएगी जो आदरणीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में यहां पे आयोजित हो रही है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्यक्रम में भी संवाद बनाते हैं, टेलीफोन से बातचीत करते हैं, अपील जारी करते हैं, उसमें भी अगर इस प्रकार की चीजें जाएं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें, और बाहर अगर किसी को आवश्यक कार्य से निकलना ही है तो वह आवश्यक है कि मास्क अनिवार्य रूप से वह धारण करें। किसी वस्तु को बाहर छूना है तो या तो ग्लव्स पहन करके जाएं, और नहीं तो जाते हैं तो उसको फिर किसी चीज को छूने के बाद
सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें या पानी से, साबुन से अपने हाथ को धो दें। ये कुछ सावधानी अगर हम लोग बरत लेते हैं तो प्रत्येक नागरिक अगर इसको लागू करता है तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग संक्रमण की चेन को रोकने में सफल हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी आज ही हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो भीड़ तब होती है जब सामान्य मार्केट में स्ट्रीट वेंडर भी होते हैं, सब्जी विक्रेता भी एक साथ सब आ जाते हैं। तो हमने कहा इन्हें खुले हुए स्थान पर इन लोगों को दुकान लगाने के लिए आग्रह किया जाए और उनको उस प्रकार की स्पेस और सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर हो रही है। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को व्यापक पैमाने पर करने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जितने भी चीनी मिलों के पास भी इस प्रकार की स्प्रे मशीन है, नगर निकायों के पास इन सबको व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी की है कि प्रत्याशी जनसंपर्क में जाएंगे तो एक साथ 5 से अधिक लोग न जाएं। खुले स्थान पर सभा करनी है तो प्रयास होना चाहिए कि पहले संख्या 200 थी, आज उसको 100 पे किया गया है कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह में एकत्र न हो। बंद कमरे में कोई बैठक है तो प्रयास होना चाहिए कि 50 से ज्यादा लोग बंद कमरे में एकत्र न हो। लेकिन अगर स्पेस कम है तो किसी भी स्थिति में क्षमता यानी जो स्पेस है उससे आधे से अधिक लोग कतई न हो और ये संख्या 50 से अधिक किसी भी स्थिति में न हो। ये भी आज एक नई गाइडलाइन के तहत इस प्रकार के निर्देश हर एक जनपद में जारी किए गए हैं। आज मैं रात्रि को स्वयं इस संबंध में प्रत्येक जनपद के साथ वीसी कर रहा हूं। अभी जो ज्यादा संक्रमित जनपद हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहां और गोरखपुर, इन 4 जनपदों का दौरा मैंने स्वयं किया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहां का दौरा किया। कानपुर और झांसी का दौरा स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं किया और फिर कल रात्रि को इसकी एक पूरी रणनीति बना करके एक कार्ययोजना जारी की गई। कल हम लोग मंत्री परिषद के साथ इस संबंध में बैठेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल अलग अलग जनपदों की मॉनिटरिंग करने के बारे में कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो शासन ने जो निर्णय शासन के स्तर पर ले जाएं या सर्वदलीय बैठक में आएंगे तो उसको मंत्री परिषद के माध्यम से फिर अलग अलग जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने, पंचायत चुनाव भी सकुशल संपन्न हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, संक्रमण की चेन को भी हम ब्रेक कर सकें। इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर प्रत्येक नागरिक का सहयोग और उसकी सहभागिता इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आज इस सर्वदलीय बैठक यहां पर आहूत की गई है। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज की सर्वदलीय बैठक में अपना यहां पर मार्गदर्शन देने के लिए आज सहमति दी। मैं आभारी हूं सभी दलीय नेताओं का, जिन्होंने सरकार की इस कार्रवाई में सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया है। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और हम लोग इसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रथम वेव में सरकार ने सफलतापूर्वक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए थे, इस बार भी उसी प्रकार की कार्य योजना बनाकर के हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी होंगे और ये साबित करेंगे कि कोरोना हारेगा, देश पुनः विजयी होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सभी को विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले कोरोना को ओवरकम किया गया था, उसी प्रकार से दूसरी लहर को भी परास्त किया जाएगा। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, जो अपनी संवेदनशीलता के लिए चर्चित है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी।
राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, सर्वदलीय पार्टी के सभी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, सोहेल जी और लालजी जी, सभी अधिकारी, काफी कुछ सुझाव हमारे सामने आए हैं। सुझाव के अनुसार राज्य सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेगा मित्रों, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि पहले जो 1 साल में जो काम हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ, वेल प्लानिंग से काम हुआ, सभी का साथ लेकर काम किया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एनजीओ हो और हमारे अधिकारी हो, जनता हो, सबने मिलकर ये काम किया और इसका ये परिणाम हमें मिला। परिणाम मिला इतना ही नहीं, पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया यूपी ने। 24 करोड़ की आबादी में प्रेजेंटेशन में हमें बताया गया कि सबसे कम मरीज की संख्या और सबसे कम डेथ की संख्या, सबसे ज्यादा टेस्टिंग की संख्या, बेड की संख्या, वेंटिलेटर की संख्या, ये सब देखते हुए ये कोरोना हमारे काबू में आया। फिर ऐसी स्थिति बनी कि अभी लोगों को लगा कि अभी तो ये कोरोना है ही नहीं, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं। निकल पड़े सब लोग रेस्टोरेंट में, होटलों में, बाग बगीचों में, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, सब कुछ भूल गए और पहले जो हम जाते थे आते थे वैसे ही स्थिति बनी। वैक्सीन आया तो सबको लगा कि अब तो वैक्सीन आ गया है, इसी वजह से कुछ नहीं होगा। जब वैक्सीन लगाने की बात हुई तो फर्स्ट फेज में डॉक्टरों को, नर्सिस को लगाया, तो वहां भी ऐसी स्थिति बनी कि अब क्या जरूरत है, कोरोना तो है नहीं, तो किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, ऐसी स्थिति भी बनी। किसी को पता नहीं था कि फिर से कोरोना अपना नेचर बदलकर वापस आएगा, और वो आया। हमें ही पता नहीं चला कहां से आया, किस तरह आया, और एक साथ कई लोगों संक्रमित हो गए। मेरे पास कोई बैठा है, उसको कोरोना है कि नहीं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होने चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ते। पहले सिम्टम्स दिखाई पड़ते थे, फीवर आता था, खांसी होती थी, वो होता था। लेकिन अभी ये जो केसेस आ रहे हैं, इसमें न फीवर आता है, न सिम्टम्स दिखाई पड़ता है, न कोई वीकनेस लगती है, लेकिन टेस्ट करते हो तो कोरोना मिल जाता है। ऐसी स्थिति में हमें एक कोरोना को कंट्रोल करना है। सभी सुझाव आए हैं, इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से काम का आरंभ किया है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे जो सोहेल जी, लालजी जी और स्वतंत्र देव जी ने भी ये बताया कि कोई उनको और से 1-2 सुझाव आए हैं, बाकी वो संतुष्ट है कि राज्य सरकार ने जो काम किया है। योगी जी जिस तरह पूरे यूपी में दौड़ते हैं, मैं तो कभी कभी टीवी ज्यादा देखती हूँ, सभी राज्यों में क्या हो रहा है वो भी देखती हूँ। शुरुआत में तो ऐसा था, डर लग गया था, तो शायद मुख्यमंत्री भी कहीं दौरा नहीं करते थे, अपने ऑफिस में बैठकर सूचना वगैरह देते थे। लेकिन इधर शायद, और मुझे पक्का है कि एक डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रखा था योगी जी ने जहां उन्होंने विजिट नहीं की हो। एक दिन में 2-2, 3-3 जनपद की विजिट करते हैं, इतने सक्रियता से
ये काम हो रहा है और उनका पूरा मंत्रिमंडल ये काम कर रहा है मित्रों। स्वाभाविक है, डर तो लगता है, लेकिन हमारा काम है उसको परास्त करने का। ये लक्ष्य के साथ सरकार चल रही है मित्रों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार समय समय पे हमें गाइडलाइन करती है। ये गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें काम करती रहती है और उसका परिणाम मिलता रहता है मित्रों। हमें 2-3 बातें मुझे लगता है कि ये करनी चाहिए और यूपी में हम लोगों ने शुरुआत की है कि यूपी में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कल हमारी एक मीटिंग हो गई यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस है, शायद 50-60 हजार कॉलेजेस है पूरे यूपी में। ये सब हम लगे पे लोगों का एक टीम वगैरह बनाकर उसको काम में लगाते हैं तो कोरोना पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने बताई है कि पहले यूनिवर्सिटी का जितना स्टाफ है 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले सबको वैक्सीनेशन हो जाए। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के जो परिवार है इसमें भी 45 साल के ज़्यादा उम्र वाले हैं, वे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। वो भी स्टूडेंट्स को एक मैसेज जाए, ईमेल जाए कि अपने परिवार की वे स्टूडेंट चिंता करें। दूसरा, जो एनएसएस एनसीसी वगैरह स्टूडेंट्स है वो तो काम करते ही है गांव में, तो वे लोगों की भी टोलियां बनाकर यदि सिटी में वगैरह में वे लोगों को हम भेजते हैं तो जागृति का काम वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बात भी जो लखनऊ में खास करके जो 4-5 यूनिवर्सिटी है वे लोगों ने डाटा वगैरह तैयार कर दिया है और एरिया आइडेंटिफाई करने वाले थे, वो एरिया में वे लोग लगेंगे और बिना मास्क कोई होगा, सैनिटाइज नहीं होगा, वो पूरा प्रबंध इनकी ओर से होगा, ये करने जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ज्यादातर सिटी में ज्यादा है मित्रों। सिटी में जो बड़े बड़े सोसाइटी है, बड़े बड़े फ्लैट है, एक फ्लैट में 100 परिवार, 200 परिवार, 300 परिवार रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं। यदि हम पूरा प्रयास करें और वे लोगों को एक मार्गदर्शन दें कि सोसाइटी में एक समिति बने, निगरानी समिति, और इसमें हमारे युवा वर्ग 8-10 युवा वर्ग की एक टीम बने, जो सोसाइटी में किसी को दूध चाहिए, सब्जी चाहिए या दही चाहिए, कुछ भी दवाई चाहिए, तो सिर्फ वो न जाए, लेकिन जो हमारा युवा वर्ग है, जो समिति बनी है, वे लोगों को ही लिखवा दे कि हमें इतना इतना चाहिए, तो वो बाजार में जाकर खरीद कर जिसने मंगवाया है उसको वो दे सकते हैं। तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, क्योंकि सब लोग निकलते हैं लेने के लिए, तो भीड़ भाड़ हो जाती है। इसी तरह हम सोसाइटी में और फ्लैटों में भी कर सकते हैं। चाहे 25 घर की सोसाइटी हो, वो भी ऐसी निगरानी करके 1-2 लोगों को ये काम की जिम्मेवारी सौंपे तो वो काम अच्छी तरह से होगा। कई स्थानों पर ये काम शुरू भी हुआ है। तीसरा है, कई स्टेट में लोगों ने अपने आप कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। जैसे कि व्यापारी बंधु है, वे लोगों ने ऐसा किया कि 12 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, इसके बाद दुकान बंद, और स्वेच्छा से वे लोग ये काम कर रहे हैं। मैंने काफी मैं देख रही हूँ और मुझे पता है कहाँ का हो रहा है। तो वैसा भी हम करवा सकते हैं कि जनता कर्फ्यू या तो कोरोना कर्फ्यू, भाई अपने आप तय करो कि नहीं जाना है बाहर और जाने देना नहीं है, और इसी तरह हम काम करेंगे तो मैं मानती हूँ कि बड़ा प्रभाव होगा और जो फैल रहा है इसमें हम कंट्रोल कर सकेंगे। ये बात सही है कि जो फरियादें आ रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की आ रही है, टेस्टिंग में ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, बिल ज़्यादा थमा रहे हैं वे लोगों को, तो ये एक निर्धारित तो किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी ऐप होनी चाहिए। मान लो कि कोई ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है तो तुरंत एक किसी को ये बता सकता है कि मेरे पास, मैं हॉस्पिटल में हूँ और वे 5 लाख रुपए का मुझे बिल दे रहा है, तो यदि सरकार उसको मदद कर सकती है। और जो निर्धारित
इसमें तो क्या है कि निर्धारित तो हम करते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों का भी रवैया कैसा रहता है कि मैंने ये दिया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो हम लोगों ने 2 और इंजेक्शन दे दिए, ऐसे करके बिल बनाते हैं। और इसी वजह से वो न हो और एक मानवता की दृष्टि से वे लोग काम करें, ऐसा एक प्रबंध रहेगा तो जो परिवार है वो भी सेफ रहेगा। दूसरा है कि जो खास करके मीडिया वाले व्यक्तिगत एक एक केस को दिखाते हैं कि ये मुझे मिला, ये इंटरव्यू लेते हैं उसको और उसको बढ़ावा देते हैं। मैं मानती हूं कि पहले एक समय तय था कि डेली 4 बजे प्रेस होती थी, डेली 4 बजे प्रेस होती थी, और ये प्रेस में क्या क्या नया किया है और क्या तकलीफ है वो कैसे हम लोगों ने निपटाई, ये सब दिखाई पड़ता था। केंद्र सरकार, भारत सरकार भी लेती थी और राज्य सरकार भी प्रेस होती थी। इसकी वजह से पत्रकारों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रेस के माध्यम से उसको मिल जाती है। और प्रेस के पास यदि कोई ऐसे प्रश्न है तो वो जो अधिकारी वहां बैठते हैं उनके सामने रखते हैं तो उसको निपटारा करते हैं। जो ऑक्सीजन कम है, बेड नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसी जो बातें सोशल मीडिया पर आ रही है उसका भी कुछ न कुछ देखना पड़ेगा कि कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है, उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है मित्रों। यदि हम सभी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना कम हो जाएगा, नियंत्रण हो सकता है मित्रों। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते हैं, यदि कोई सुरक्षा कर्मी उसको रास्ते में खड़ा करता है कि भाई क्यों नहीं पहना है, तो जेब में से निकाल कर पहन लेता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा दंड करना चाहिए। कड़काई होगी, दंड होगा तो वो डरेंगे कि नहीं 500 रुपये का दंड होगा, इसीलिए पहनो। दूसरा, जो पहनते हैं तो नाक खुला रखते हैं, पहनते हैं लेकिन नाक खुला रहता है। हमारे यहाँ भी ऐसा है, तो मुझे देखना पड़ता है कि ये बंद करो, वहां ही से निकलता है ना भाई, नाक से निकलता है वो। तो ये जो काम है ये पब्लिक को समझने की आवश्यकता है, और पब्लिक तब समझेगी जब उसको दंड देने की शुरुआत होगी तब। और मैं मानती हूँ कि सर्वदल ने इसमें सहमति देनी चाहिए और कहीं भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि दंड न लो, वो न लो। देखिए, नहीं दिया फिर भी ये वो काम हुआ, और जब दिया था दंड लेते थे तब अच्छी तरह से पहनकर चलते थे सब लोग, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है ना वो मानसिकता वही है। हम जो नीति नियम बने हैं इससे थोड़ा सा दूर हटकर चलने वाले लोग भी समाज में होते हैं और वो ही कोरोना फैलाते हैं। तो आज की जो बैठक है इसमें आप सब आए और आपका बहुमूल्य समय दिया और सुझाव भी आपने दिए हैं, और बीच में भी आपको जब भी लगे कि ये सुझाव है तो आप कोई भी हमारे मंत्रियों को या तो कोई किसी को भी बता सकते हो। और अच्छे सुझाव जब आते हैं तो सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर करती है। मैं योगी जी को धन्यवाद देती हूँ। पूरा प्रबंध अच्छी तरह से हो रहा है, उनकी पूरी टीम है जो हर रोज बैठती है, चर्चा करती है, आयोजन करती है और क्या करना चाहिए वो सोच कर समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भारत में से कोरोना नष्ट हो जाए। और हमारे जो मानवीय संवेदना है वो संवेदना हमारे सब में होनी चाहिए, और इस संवेदना से ही हमें काम करेंगे तो कोरोना को हम हरा सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई मित्रों, अच्छी तरह से काम करते रहिए। और यूपी को जिस तरह पहले बधाई मिली है इसी तरह दूसरी बार भी यूपी बधाई ले पूरे देश में, ऐसा काम करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। धन्यवाद।